जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस के तीसरे सेट की डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस का दूसरे सेट का डिस्कशन देखा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग तीसरे सेट की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ मिलेगी। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बल की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, तो आपके ऑप्शन में कौन सा पहला शर्त है? ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग साइंस के दृष्टिकोण से कार्य को डिफाइन करते हैं, साइंस के भाषा में कार्य को डिफाइन करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर जब किसी वस्तु पर बल लगता है और उस बल लगने से वस्तु विस्थापित हो जाती है तो साइंस के दृष्टिकोण से कार्य हो रहा है, और अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो हम लोग कहते हैं कार्य नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइंस के दृष्टिकोण में जब भी किसी वस्तु पर बल लगती है, जब भी किसी वस्तु पर क्या होती है, बल लगती है और वस्तु क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। वस्तु क्या हो जाता है सर? विस्थापित हो जाता है, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर कार्य हो रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कार्य होने के लिए दो शर्त है। पहला शर्त कौन सा है? तो वस्तु पर बल लगना चाहिए, और दूसरा शर्त क्या है सर? तो वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से कौन एक है? तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग कार्य की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो W = Fs cos थीटा होता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि ये जो F है वो क्या है सर? तो सर F वस्तु पर लगा हुआ बल है, S क्या है सर? तो सर ये विस्थापन है। क्या है सर? विस्थापन है। और ये cos थीटा क्या है सर? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया था कि कब आपका कार्य 0 होता है, कब आपका कार्य ऋणात्मक होता है और कब आपका कार्य धनात्मक होता है। बस आपको यहाँ पे cos थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है, cos 90 डिग्री, cos 180 डिग्री और साथ ही cos 0 डिग्री। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये तीनों वैल्यू जब आप cos थीटा के अलग अलग मान के साथ यहाँ पे रखेंगे तो 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा, 180 डिग्री होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, और cos अगर 0 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक और मैक्सिमम हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्य कौन सी राशि है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्य जो है वो आपका एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है सर? अदिश राशि है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्य का SI यूनिट क्या होता है, कार्य का SI यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर बल का यूनिट होता है न्यूटन। बल का क्या यूनिट होता है सर? न्यूटन। और विस्थापन का क्या यूनिट होता है? तो सर मीटर होता है। तो हम सभी कहते हैं कि कार्य का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है सर? न्यूटन मीटर। ध्यान में रखिएगा, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और हम सभी इसको याद भी करते हैं कि कार्य का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बाबू ये बताओ कि 1 जूल में कितना न्यूटन मीटर होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जा रही है, तब आप उस पर कितना कार्य कर रहे हैं सर? तो 1 जूल कार्य कर रहे हैं। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा। आप इसका भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसको ऊपर की ओर फेंका
गया और ये वस्तु कितना ऊंचाई कवर कर रही है, तो सर h जो है ये इसकी महत्तम ऊंचाई है जहां तक ये पहुंच पा रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस महत्तम ऊंचाई के 1/4 पर यानी कि ऊंचाई के चौथाई हिस्से पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो इसके लिए क्या फार्मूला लिखते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी 12 mv² लिखते हैं। और जब आप पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो आप सभी इसके लिए क्या फार्मूला लिखते हैं, आप सभी कहते हैं सर mgh लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी ये भी जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है और महत्तम ऊंचाई को कवर करती है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के साथ ही वस्तु का जो वेग होता है वो कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, तो आप सभी कहते हैं सर 0 हो जाता है। वस्तु जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचती है तो वस्तु का वेग कुछ देर के लिए क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचती है और उसका वेग 0 हो जाता है तो वहां पे गतिज ऊर्जा क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर जब वेग ही 0 हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है, वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर वस्तु मैक्सिमम हाइट पर पहुंची है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आप सभी कहेंगे सर ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वस्तु जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचती है तब उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तब तो आप आसानी से कह देते 0 और ज़्यादा होगी। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस महत्तम ऊंचाई के चौथाई हिस्से पर जब वस्तु होगी, ऊपर जाने के क्रम में जब वस्तु महत्तम ऊंचाई के चौथाई हिस्से पर होगी तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप सभी कहेंगे कि सर एक चीज़ तो पहले ही क्लियर है कि जब चौथाई हिस्से की बात की जाएगी तो जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महत्तम ऊंचाई का चौथाई हिस्सा बोला जा रहा है, यानी कि महत्तम ऊंचाई से तो ऊंचाई कम हो जाएगा। तो आप सभी कहेंगे सर mgs तो क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे यानी कि गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो आप सबों को मालूम है कि जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर जाने के क्रम में वस्तु का वेग क्या रहता है सर, तो सर वस्तु का वेग ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही ये महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा तब उसका 0 होगा। तो जब ये h के यानी कि ऊंचाई के चौथाई हिस्से पर पहुंचा होगा उस समय इसकी वेग क्या रही होगी, आप सभी कहेंगे सर ज़्यादा रही होगी। जब वेग ज़्यादा रही होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, आप सभी कहेंगे सर गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु इस ऊंचाई के चौथाई हिस्से पे होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। आप सभी कहेंगे कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के योग को क्या कहते हैं, तो सर दोनों के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डिफाइन भी करते हैं, क्या करते हैं सर, डिफाइन। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। ध्यान में रखिएगा, आपको इस रिलेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ के इक्वल टू क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि एम माइनस पी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कार है जो अपने प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करता है और 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति को प्राप्त कर लेता है, तो इस कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। जी हाँ, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तय की गई दूरी क्या होगी। तो आप सभी को मालूम है कि दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपसे एस इक्वल टू वाट यही पूछा जा रहा है।
ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ रहता है पहले हम लोग उसको लिखते हैं और फिर जो फार्मूला का रिक्वायरमेंट रहता है उसको लगाते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार जो है अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड बाद, यानी कि प्रारंभिक स्थिति से जब चलना शुरू किया होगा तो उसकी वेग क्या रही होगी सर? 0 रही होगी। यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। और 20 सेकंड बाद यानी कि समय कितना है सर? तो 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद इसका जो गति है वो कितना हो जा रहा है सर? तो आप सभी कहेंगे सर 144 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। ध्यान में रखिएगा कि 20 सेकंड बाद है तो वो कार का क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। और अंतिम वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि तय की गई दूरी कितनी होगी। आप सभी को मालूम है कि s इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो सर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है सर? समय। a क्या है? त्वरण। और t क्या है सर? फिर से समय। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे u भी मालूम है, t भी मालूम है, लेकिन ये त्वरण तो मालूम नहीं है। अब ये कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, त्वरण मालूम नहीं है तो त्वरण हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कैसे? तो आप सबों को एक और फार्मूला याद होगा कि v इक्वल्स टू क्या होता है? तो गुरुजी u प्लस ए टी होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी। और इसी को क्या कहते हैं? गति का पहला समीकरण। क्या कहते हैं? गति का पहला समीकरण। आप सभी देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 144 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चला ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब सारे क्वांटिटी सेम यूनिट में होंगे। यहाँ पे टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है लेकिन अंतिम वेग तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो सर 5/18 से गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 18 8 44 से 8 5 40, यानी कि वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 40। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। और आपको तो त्वरण निकालना ही है। और समय कितना है सर? 20। आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 40 इक्वल टू a इंटू 20। अब आप कहेंगे सर a इक्वल टू हो जाएगा 40/20, 20 दूना 40, यानी कि जो गाड़ी है उसका त्वरण कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब आपको सारा डेटा मिल चुका है। अब आप आसानी से तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। कैसे सर? तो आपका प्रारंभिक वेग कितना है सर? 0। समय कितना है सर? 20। आप कहेंगे सर इसको ना भी लिखते तैयो चलता, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। चलिए, फिर आपका प्लस है हाफ इंटू, फिर त्वरण कितना है सर? 2। और समय सर 20 सेकंड। तो 20 गुना 20, क्यों? क्योंकि t का तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये 20 बिसाई कितना हो जाएगा? 400, यानी कि s इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 400 मीटर। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी इको साउंड को सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रावर्तित ध्वनि के बीच कितने देर का समय अंतराल होना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रावर्तित ध्वनि के बीच कितना देर का अंतर होना चाहिए? तो सर 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये प्रतिध्वनि क्या होता है? ये प्रतिध्वनि क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इको कहते हैं। जब आपका ध्वनि कहीं से उत्पन्न होता है और वो ध्वनि किसी सतह से टकरा करके पुनः वापस आ जाता है, तो जो पुनः वापस आता है उसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। जब आप सभी किसी खाली रूम में होते हैं तो आप सभी महसूस करते हैं कि आवाज़ जो है वो आपका गूंजते रहता है। एक्चुअली ये इसीलिए गूंजता है कि ध्वनि जो है वो दीवार से टकरा करके आपके कान तक पहुंचता है। तो जो ध्वनि आपका दीवार से टकरा करके कान तक पहुंच रहा है और जिसको आप फिर से सुन पा रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है वो किस घटना के चलते उत्पन्न होता है? तो सर प्रतिध्वनि जो है ये ध्वनि के प्रावर्तन के चलते उत्पन्न होता है।
किसके चलते उत्पन्न होता है सर? ध्वनि के परावर्तन के चलते उत्पन्न होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए सर? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो कितना होना चाहिए? तो सर 17 मीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 17 मीटर का होना चाहिए। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि सोनार जो है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी कहेंगे सोनार ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। चमगादड़ रात में अपना भोजन खोज पाता है किस सिद्धांत के सहारे? तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत के सहारे। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर ये सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मित्र, आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी जस्ट आपने बात करा कि जब हम लोग खाली रूम में रहते हैं तो आवाज़ गूंजता है, लेकिन जब हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं या बड़ा बड़ा हॉल में जाते हैं, ऑडिटोरियम वगैरह में, तो उसमें ध्वनि क्यों नहीं गूंज पाता है? ध्यान में रखिएगा कि ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल में प्रतिध्वनि को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है सर? तो फाइबर बोर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फाइबर बोर्ड लगाया जाता है। इसीलिए ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल में जो ध्वनि है उतना ज़्यादा नहीं इको प्रोड्यूस कर पाता है, उतना ज़्यादा नहीं गूंज पाता है। आप कहेंगे सर ये फाइबर बोर्ड क्या होता है? तो सर ये लकड़ी के फाइबर से बना हुआ वस्तु है जिसका मूल काम क्या होता है? तो ध्वनि को अवशोषित करना। तो जब ध्वनि अवशोषित कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका परावर्तन कम होगा और ध्वनि का जो गुंजपन है यानी कि जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे फाइबर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फाइबर बोर्ड क्या है सर? तो लकड़ी के फाइबर से बना हुआ एक प्रकार का पदार्थ है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 15 वाट, 22.5 वाट, 135 वाट, 1350 वाट। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे? बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैंने इस चीज़ की चर्चा आपके पीछे के सेशन में भी करा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? आप सभी कहेंगे कि सर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा तो उससे ऊर्जा क्या निकलेगी? ये चीज़ तो हमको समझ में ही नहीं आता। तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि जूल ने अपने उसमें नियम में बताया था कि अगर किसी चालक की प्रतिरोध R हो और उससे T समय तक I विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो। जूल ने अपने उसमें नियम में बताया था कि किसी चालक की प्रतिरोध अगर R हो और T समय में I विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उससे जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी वो किस फॉर्म में होगी? तो सर I² RT के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी सर? I² RT के फॉर्म में होगी। आप सभी कहते हैं कि सर ये तो ऊष्मा के लिए सूत्र हो जाता है, विद्युत ऊष्मा के लिए सूत्र हो जाता है। चला, उसमें को ना हम लोग ऊर्जा कहते हैं और ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार का रूप है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ऊष्मा को ऊर्जा कहते हैं और ये ऊष्मा जो है ये विद्युतीय ऊष्मा है, तो इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा नहीं कह सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, जिसका वैल्यू कितना है? तो गुरुजी 10 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर कहा जा रहा है कि इस 10 ओम के प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है और इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना सर? तो 1.5 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और ये धारा कितनी देर तक बनी रहती है? तो सर समय दिया हुआ है 1 मिनट तक बनी रहती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे R का वैल्यू कितना है? 10, I कितना हो दिया हुआ है सर? 1.5 एम्पियर और टाइम कितना है सर? 1 मिनट। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समय जो है वो मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को समय को किस में लेना है? सेकंड में। आपको मालूम है 1 मिनट में कितना होता है सर? 60 सेकंड होता है। आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा की कितनी मात्रा होगी? क्या होता है फॉर्मूला? H = I² RT। तो आप कहेंगे गुरुजी H = I² RT होता है, तो H = हो जाएगा 1.5 एम्पियर का स्क्वायर, तो 1.5 × 1.5 2 बार लिख दिए हैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए।
प्रतिरोध कितना है 10 ओम, समय कितना है सर 60 सेकेंड। ये लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा 10 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाइएगा नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 इसके साथ चला जाएगा और ये 0 इसके साथ चला जाएगा। अब आपका क्या हो गया सर, तो आप कहेंगे सर ये 15 15 हो जाएगा 225, यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 1350 वाट। सही आंसर क्या हो जाएगा चला, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसकी उच्च चालकता तथा क्वथनांक के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है, ये फिलामेंट तो टंगस्टन का होता है, ये चीज़ आप सबों को मालूम है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है वो किसका होता है सर, टंगस्टन का होता है। लेकिन इस टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में क्यों किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र गांठ बांध लेंगे कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है सर, हाई होती है, और इसका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। तो आप सभी कह सकते हैं कि इसके उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का सूत्र आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। आप सभी कहेंगे इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने बताया कि इसकी प्रतिरोधकता हाई होती है, चलिए ये चीज़ तो हम समझते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका गलनांक कितना होता है, तो हम सभी क्या जवाब देंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है सर, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसीलिए इसका जो फिलामेंट होता है वो जल्दी नहीं गल पाता है। आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि जो विद्युत बल्ब होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जो विद्युत बल्ब होता है आपका, विद्युत बल्ब जो होता है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि सर ओम के नियम का पालन क्यों नहीं करता है, तो सर रीजन है इसके पीछे। ओम का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती होगी। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब ओम्स लॉ अप्लाई होगा, लेकिन बल्ब में तो टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विद्युत बल्ब जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। और इसमें जो फिलामेंट यूज होता है उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, ज़्यादा होती है, और गलनांक भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो टंगस्टन है इसका लैटिन नेम क्या होता है, तो हमेशा चला ध्यान में रखना कि टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वॉल्फ्रम। क्या होता है लैटिन नेम, वॉल्फ्रम। सिंबल क्या होता है, W होता है। अगर कोई ये पूछ ले कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। और अगर कोई पूछ ले कि एटॉमिक मास कितना होता है, टंगस्टन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो सर 183.84 AMU। फिर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ टंगस्टन आवर्त सारणी के किस आवर्त में मिलेगा, तो आप सभी कहना टंगस्टन जो है आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में मिलेगा। और किस ब्लॉक में मिलेगा, तो सर D ब्लॉक में मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्वीय खिंचाव, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहाँ इसके प्रभाव का पता लगाया जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर कोई भी जो चुंबक होता है उसमें 2 पोल होते हैं, पहला होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। साथ ही साथ कोई भी चुंबक अगर किसी स्थिर जगह पे रखा हुआ है तो वो अपने चारों ओर क्या करती है सर, तो सर वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट कर देती है।
क्या कर देती है सर, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेती है। और जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अदर चुंबक आता है, ये चुंबक क्या करता है सर, उसको आकर्षित या विकर्षित करता है। ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आने पर कोई अन्य चुंबक जो आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, आप सभी क्या कहेंगे सर, उसके लिए शब्द चुंबकीय क्षेत्र है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखना, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, भौतिक राशि है या नहीं, आप सभी कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक भौतिक राशि है। अगर ये भौतिक राशि है तो किस टाइप का भौतिक राशि है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। हमेशा ध्यान में रखना है चला कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या है सर, एक सदिश राशि है। क्या है सर, एक सदिश राशि है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी जब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। बिल्कुल सर, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है सर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टेस्ला। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ चला कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो क्या जवाब होगा, जवाब होगा गॉस। क्या जवाब होगा, गॉस। और अगर कोई ये पूछ ले कि एक गॉस में कितना टेस्ला, एक गॉस में कितना टेस्ला, तो आप कहेंगे 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कितना सर, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र भी दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, तो चला ध्यान में रखना, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जब भी कोई चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में होता है और उस चार्ज के रेस्ट पोजीशन होने के चलते जो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और इसका हिंदी भी होता है स्थिर वैद्युतिकी। मतलब क्या कि जब कोई भी चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में रहता है और उसके बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, स्थिर वैद्युतिकी कहते हो। आपको कहा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, मतलब चार्ज के रेस्ट पोजीशन में होने के चलते, यानी कि स्थिर अवस्था में होने के चलते जो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र कहेंगे। आपके दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है स्थिर क्षेत्र। सभी समझ रहे हैं, किसी भी वस्तु के स्थिरता के चलते। और गुरुत्वीय खिंचाव आप सभी को मालूम है क्या होता है। और चुंबकीय क्षेत्र को तो हम लोग डिस्कस ही किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, तो सर संलयन का मतलब होता है जुटना। संलयन का मतलब क्या होता है, जुटना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, विखंडन। विखंडन का क्या मतलब होता है सर, टूटना। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी आपको नाभिकीय संलयन मिलेगा तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जब दो हल्का नाभिक, जब दो हल्का नाभिक आपस में जुट करके एक बड़ा नाभिक तैयार करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, सर जब दो हल्का नाभिक आपस में जुट करके एक भारी नाभिक तैयार करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आपके सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस पे आधारित होती है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन क्या कहेंगे, तो आप देख रहे हैं कि विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जब कोई आपका भारी नाभिक क्या होता है सर, टूट जाता है और टूट करके छोटे छोटे नाभिक में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और आपका जो परमाणु बम है
वो किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो सर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ध्यान में रखिएगा, परमाणु बम का खोज किसने करा था? तो सर परमाणु बम का खोज ओटो हन नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? ओटो हन नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो ये दोनों ही चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका डेफिनेशन भी और इसका ये एग्जाम्पल भी। हालांकि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, आप सभी कहेंगे सर अभी ना बताएं, दो हल्का नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक तैयार करता है। तो हमारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दो हल्के न्यूक्लियस मिल करके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। तो सर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है साधारण शीशा, प्रिज्म, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि ये पेरिस्कोप क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पेरिस्कोप जो है वो आपका एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र है, जिसके सहारे आप किसी भी छिपी हुई वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। छिपी हुई वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पेरिस्कोप जो है वो एक प्रकार का डिवाइस है, यंत्र है, जिसके सहारे किसी भी छिपी हुई वस्तु को आसानी से देखा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं ये आपका वैसा डिवाइस है जिसके सहारे आप उस वस्तु को भी देख सकते हैं जो सीधे सीधे आपके आंख के सामने नहीं है, यानी कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान में रखिएगा कि पेरिस्कोप में जो है सर समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। और समतल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं? साधारण शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण शीशा कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पेरिस्कोप दिखता कैसा है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पेरिस्कोप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है। ये आपका कुछ इस तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों ही मुड़े हुए जगह पे क्या लगा हुआ रहता है? तो सर समतल दर्पण कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है। समतल दर्पण कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है। आप कहेंगे सर ये कार्य कैसे करता है? तो ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे खड़ा हैं तो आपके आंख के सामने क्या होगा? आप कहेंगे सर हमारे आंख के सामने तो ये चीज़ होगा, लेकिन कोई पेड़ यहाँ पे है तो क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? सर ऐसे तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन पेरिस्कोप के सहारे आप देख सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें इस पेड़ पर पड़ेगी तो ये पेड़ क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस मिरर के पास भेज देगा। और ये मिरर क्या करेगा सर? लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस मिरर के पास भेज देगा। और ये मिरर क्या करेगा सर? आपके आंख तक पहुंचा देगा। यानी कि आप इस छिपे हुए वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। किसके सहारे सर? पेरिस्कोप के सहारे। इसमें क्या लगा हुआ रहता है? तो समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण लगे हुए रहते हैं वो कितने डिग्री के एंगल पर झुके हुए रहते हैं? ध्यान में रखिएगा कि ये जो दोनों समतल दर्पण लगा हुआ है ये 45 डिग्री के एंगल पे क्या रहता है सर? झुका हुआ रहता है। साथ ही आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पेरिस्कोप जो है वो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है सर? प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्मी के द्वारा छिपे हुए दुश्मनों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे, आर्मी के द्वारा छिपे हुए दुश्मनों को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2f1 पर, अनंत पर, 2f1 से दूर, f1 पर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पे रखा जाए ताकि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आप वस्तु को रखते हैं और उसी आकार का प्रतिबिंब आपको कहाँ पे मिलता है? तो सर वक्रता केंद्र पर ही मिलता है। ठीक उसी तरह जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में जब आप वस्तु को 2f1 पर रखते हैं, उत्तल लेंस में आप कहाँ रखते हैं सर? जब वस्तु को 2f1 पर रखते हैं
तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है सर 2f2 पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है उसका आकार कैसा होता है तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आप सभी कहेंगे उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस का क्या है तो सर ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। और ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश केंद्र से, लेंस के प्रकाश केंद्र से जो प्रकाश की किरणें गुजरती है उसका अपवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो बिना मुड़े ही आसानी से पार कर जाता है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो लाइन है ये क्या है सर, तो सर ये लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। आपको ये भी मालूम होगा ये लेंस का क्या है सर, तो सर f1 है और ये क्या है सर 2f1 है। ध्यान दीजिएगा इस साइड में क्या रहता है सर, तो f2 रहता है और क्या रहता है सर 2f2 रहता है। आप कह रहे हैं कि जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा 2f2 पर बनेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को 2f1 पे रख लेते हैं। ये भी क्या है आपका एक वस्तु है, कहाँ पे रखा हुआ है लेंस के 2f1 पे रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इससे एक प्रकाश की किरण निकलेगी जो क्या होगा लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होगा। और आप सबों को मालूम है कि जब कोई प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरती है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो जब ये किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तित होने के बाद क्या होगी सर, तो f2 से होकर के गुजर जाएगी, यानी कि लेंस के मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस वस्तु से एक ऐसा किरण निकलेगा जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के क्या होगी सर, सीधे गुजर जाएगी। आप सभी देख रहे होंगे कि सर ये दोनों ही किरण जो है एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप कहेंगे गुरुजी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है 2f1 पे रखा हुआ है, उसका जो प्रतिबिंब a' b' है वो कहाँ पे बन रहा है सर 2f2 पे बन रहा है। और जब आप इस दोनों के साइज को मापिएगा तो क्या होगा सर, वस्तु के साइज का कौन होगा, प्रतिबिंब होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए। आप सभी कहेंगे 2f1 पर रखा जाना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में अनंत पे भी दिया हुआ है, तो हम लोग वस्तु को अगर अनंत पे रखें, वस्तु को अनंत पे रखें तो लेंस में इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप कह रहे हैं कि लेंस का मुख्य फोकस कौन होता है सर, f2 होता है। तो अगर वस्तु क्या हो सर, अनंत पे रखा हुआ हो तो लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा सर, मुख्य फोकस पे बनेगा। मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, f2 को बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ हो तो उसका लेंस में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, f2 पर बनेगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में 2f1 से दूर है, तो हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे ताकि वो 2f1 से दूर बने। भाई रे ये बात बताओ कि वस्तु को तो आप इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब तो इधर बनता नहीं है, यानी कि 2f1 से दूर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में दिया हुआ है f1 पर, तो f1 क्या है सर, तो सर लेंस का फोकस है। तो अगर आप वस्तु को f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो सर अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 98.6 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, और चौथा ऑप्शन है 0 केल्विन इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे सर आपने पीछे के सेशन में बताया है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना के बराबर होती है, तो 273 केल्विन के बराबर होती है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा 2-4 छोटी छोटी बातें। क्या सर, तो हमेशा आप कहिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, 373 केल्विन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि डिग्री फ़ारेनहाइट में न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में उच्चतम तापमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में उच्चतम तापमान तो सर 100 डिग्री सेल्सियस। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसके भार में परिवर्तन होगा, दूसरा ऑप्शन है इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, तीसरा ऑप्शन है इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, और चौथा ऑप्शन है इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं? तो सर W = mg लिखते हैं, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। आप सबों को ये भी मालूम है कि चंद्रमा पे जो g का वैल्यू होता है, यानी कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है सर? 1/6 गुना कम होता है। यानी कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है, और पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जब आप किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो वस्तु का जो भार होगा वो भी क्या होगा सर? बढ़ जाएगा, यानी कि भार क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, आप सभी कहेंगे इसके भार में परिवर्तन होगा, जबकि द्रव्यमान जो है समान ही रहेगा। तो सही आंसर सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि चंद्रमा की सतह से किसी चट्टान को लाए जाने पर वस्तु का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा? नन ऑफ दिस। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि चंद्रमा की सतह से जैसे ही वस्तु पृथ्वी पर आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, इसीलिए वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थिलीन। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ किसको हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसी पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाता है। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है? कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है। या आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप सबों को मालूम है कि जब भी आप किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आप कहते हैं सर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जब आप इस द्रव को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सर गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि ठोस रूप में हैं, जिसको आप गर्म कीजिएगा तो ये बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सर गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जो पदार्थ शो करता है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो है वो आपका अमोनियम क्लोराइड है। कौन है सर? अमोनियम क्लोराइड है। इसके बाद जो आपका कपूर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैम्फर बोलते हैं, वो भी क्या है सर? ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। साथ ही जो आयोडीन है, आपका जो एंथ्रासीन है, या फिर जो नेफ्थिलीन बॉल्स होता है, या फिर जो शुष्क बर्फ है जिसको आप ड्राई आइस कहते हैं, ये सब के सब क्या हैं सर? सर ये सब के सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब ठोस अवस्था से जब इसको गर्म किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में आए क्या हो जाता है सर? ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है कपूर, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, चौथा है नेफ्थिलीन। आप सभी कहेंगे कि सर कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थिलीन ये सब तो अभी जस्ट आपने बताया है कि ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, जबकि हमारे ऑप्शन में जो सोडियम सल्फेट है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा कि ये सब के सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। तो बस एक छोटा सा शब्द याद रखिएगा। वो शब्द क्या है सर? तो वो शब्द है अनेक आय। क्या शब्द है सर?
अनेक आय। ध्यान में रखिएगा, इससे आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो पहला जो आपका यहाँ पे अ लिखा हुआ है, इससे आप अमोनियम क्लोराइड याद रखिएगा, इस अ से अमोनियम क्लोराइड याद रखिएगा। यहाँ पे ने है, इससे आप क्या याद रखिएगा सर, तो नेप्थिलीन बॉल्स याद रख लीजिएगा या नेप्थिलीन याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो क है, इससे आप कपूर याद रख लीजिएगा, और इस अ से आप आयोडीन याद रख लीजिएगा, और यहाँ पे ए जो है, इससे आप एंथ्रासिन याद रख लीजिएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये शुष्क बर्फ याद रखना होगा कि शुष्क बर्फ भी क्या है सर, ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। तो आपको अगर ये अनेक आय शब्द याद है तो जितने भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं वो आपको याद रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें शुष्क बर्फ नहीं आता है इस शब्द में, इसको आप अलग से याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक संयोजन के नियम पर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नियत अनुपात के नियम पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये डाल्टन सिद्धांत क्या है, डाल्टन सिद्धांत क्या है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डाल्टन ने परमाणु के लिए सिद्धांत दिया था, और इसीलिए इसके सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं वे छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं, और उस कण को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, यानी कि परमाणु को और छोटे छोटे टुकड़ा में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, और फिर बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब क्या थे सर? तो सर ये सब के सब परमाणु का सिद्धांत है। किसके अनुसार? तो डाल्टन के अनुसार। और ध्यान में रखिएगा कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? तो रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित था। किस पे आधारित था सर? रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी इसको कई बार पढ़े होंगे। आप सभी जो पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ये क्या है सर? रासायनिक संयोग के नियम है। साथ ही आप सभी जो पढ़ते रहते हैं नियत अनुपात का नियम, ये भी क्या है सर? तो रासायनिक संयोग के नियम है। और फिर जो आप लोग पढ़ते हैं गुणित अनुपात का नियम, ये भी क्या है सर? तो सर ये भी रासायनिक संयोग के नियम है, और इसी नियम पे क्या आधारित था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित था। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का खोज किसने करा? तो ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का खोज लैवोजियर नामक वैज्ञानिक ने करा। लैवोजियर को ही क्या बोला जाता है सर? आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है। आप कहेंगे कि नियत अनुपात नियम का प्रतिपादन किसने करा? ध्यान में रखिएगा, नियत अनुपात नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने करा। और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। अब आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी है। तो ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है सर? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और जितने भी आपके पास ऊर्जा रूपांतरण डिवाइस हैं वे सब के सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का खोज किसने करा, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? तो आप सभी मायर का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर? मायर का नाम लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण डैश होगा। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी को घोला जा रहा है। तो ये जो आपका बिलियन तैयार हुआ है चीनी और पानी के घुलने से, उसमें द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान का सांद्रण क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए, जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए किसी भी बिलियन के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सर इसके लिए फॉर्मूला होता है विलय बटा कुल बिलियन, विलय बटा कुल बिलियन गुना 100 गुना 100। ये क्या होता है सर?
तो सर किसी भी बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब आप सभी कहेंगे कि सर विलय क्या होता है, तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो कोई भी आपका बिलियन होता है, जो कोई भी आपका बिलियन होता है, इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है आपका विलय और दूसरा होता है आपका विलायक। एक क्या होता है आपका विलय और दूसरा होता है विलायक। यानी कि आपका जो विलियन है वो किसका कंपोजिशन है, तो सर विलय और विलायक का कंपोजिशन है। ध्यान में रखिएगा, विलय वो होता है जिसको घुलाया जाता है और विलायक वो होता है जिसमें किसी चीज़ को घुलाया जाता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए बिलियन, यानी कि पानी में किसको घुलाया जा रहा है, तो सर चीनी को घुलाया जा रहा है। यहाँ पे घुलाया किसको जा रहा है, चीनी को, तो चीनी क्या हो जाएगा मेरा, सर चीनी विलय हो जाएगा। और विलायक क्या हो जाएगा, तो सर पानी में घुलाया जा रहा है तो विलायक मेरा क्या हो जाएगा, सर पानी हो जाएगा। मेरे मित्र आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग कुल विलियन की बात करते हैं उसमें विलय का भी द्रव्यमान आ जाता है और विलायक का भी द्रव्यमान आ जाता है। हम लोग जो कुल बिलियन की बात करते हैं, टोटल सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसमें विलय का भी द्रव्यमान आ जाता है और विलायक का भी द्रव्यमान आ जाता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी कितना है सर, 150 ग्राम, और चीनी कितना है सर, 50 ग्राम। तो आप ये बताइए कि आपका कुल बिलियन कितना होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, इतना हल्का सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो सीधे 200 ग्राम हो जाएगा। बस यही समझाना चाहते थे कि विलायक और विलय को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कुल बिलियन कितना है ये चीज़ पता चल जाएगा। और आपको मालूम है कि विलय कितना है, 50 ग्राम। अब आप कहेंगे अब तो बन जाएगा सर, क्या दिक्कत है, विलय है हमारा 50 ग्राम, बिलियन है टोटल 200 ग्राम, तो इसको गुना कर देंगे 100 से, ये 2 को 0 कट जाएगा। अब 25 गुना कितना हो जाएगा सर, 50, तो ये हो गया सर 25%। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मास का प्रतिशत डैश होगा, वो होगा 25%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2 या 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7 या 8, तीसरा ऑप्शन है 8, 9 या 10, और चौथा ऑप्शन है 10 से 18। आप सभी कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, ये तो निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जितने भी धातु होते हैं उनके बाहरी कक्षा में, जितने भी धातु हैं उनके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जितने भी आपका मेटल होते हैं उनके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो धातु होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं सर, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी कि धनात्मक आवेश बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है सर, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। यानी कि इसके बाहरी कक्षा में जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा क्या होते रहता है सर, लॉस होते रहता है। लेकिन जो आपका अधातु होता है, यानी कि जो नॉन मेटल होता है, उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है सर, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि नॉन मेटल के बाहरी कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8। यानी कि आप सीधे कह सकते हैं कि अधातु के बाहरी कक्षा में 4 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अधातु जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है, और इसीलिए अधातुएं हमेशा निगेटिव आयन बनाती है, यानी कि ऋणात्मक आवेश बनाती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने बताया कि धातु में बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर धातु पूछता तो ये आंसर सही होता। हमसे पूछा जा रहा है अधातु, आपका जो दूसरा ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। आप कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर इसमें तो 4 नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5, 6, 7 या 8 तो दिया हुआ है। अगर आपके ऑप्शन में 4 से लेकर के 8 तक रहता तो आप क्या करते, उसको भी आराम से टिक करते। यहाँ पे 5, 6, 7 या 8 दिया हुआ है, ये भी आपका क्या है सर, सही आंसर है। आपके नेक्स्ट ऑप्शन सी में 8, 9 या 10 दिया हुआ है, तो 9 और 10 तो रहता नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और चौथे ऑप्शन में 10 से 18 दिया हुआ है, ये तो ऐसे ही गलत है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या डैश होगी।
आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। मेरे मित्र, परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर? 19 दिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39 है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर A से रिप्रेजेंट करते हैं और A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या डैश होगी, यानी कि N इक्वल टू व्हाट? आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो किसके बराबर होता है? तो सर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहते हैं सर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और आप सभी इसीलिए कहते हैं कि सर Z इक्वल टू क्या होता है? P होता है। Z इक्वल टू क्या होता है सर? P होता है। और आपको ये भी मालूम है कि जिसमें जितना प्रोटॉन होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए आप कहते हैं कि Z इक्वल टू P इक्वल्स टू E। आप सभी कहेंगे कि सर तब तो ये आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो हम सबों को मालूम है कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आप कह रहे हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें टोटल प्रोटॉन कितना होगा? सर 19 ही होगा। तो लीजिए यहाँ पे हम लोग जो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ उसको यहाँ पे रखते हैं। प्रोटॉन संख्या कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 19 प्लस n कर देते हैं। बताओ सर 39 माइनस 19 ना हो जाएगा? आपका आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 20। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक समान सूत्र होता है, जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n+2, दूसरा ऑप्शन है CnH2n-1, तीसरा ऑप्शन है CnH2n-2 और चौथा ऑप्शन है CnH2n। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहते हैं सर इसमें बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं सर? तो आप सभी कहेंगे कि सर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कौन सा होता है सर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान में रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहता है सर? एकल बंधन रहता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है। जबकि आपका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये होते हैं 2 टाइप के। एक वो जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड रहता है और एक वो जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहता है सर? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जाम्पल कौन है? तो सर एल्केन है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें पहला कौन सा है सर? तो पहला सर एल्कीन है, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहता है? डबल बॉन्ड रहता है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और जो आपका दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहता है सर? ट्रिपल बॉन्ड रहता है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो सर CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र है। आप सभी कहेंगे CnH2n-2। दैट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जब आपस में रिएक्ट होता है तो क्या बना ले रहा है सर? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई प्रतिक्रिया डैश प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, दोगुना विस्थापन, संयोजन, विस्थापन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपका जो रिएक्शन है उसमें क्या देख रहे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना ले रहा है सर? तो सर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना ले रहा है। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड इस वाटर के साथ जुट जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जा रहा है सर? वाटर के साथ जुट जा रहा है। और आप सबों को मालूम है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में जुट जाते हैं,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर हम लोग उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? आप सभी कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग कली चूना के नाम से जानते हैं। सर कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? कली चूना के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बुझा हुआ चूना कौन सा कहलाता है, बुझा हुआ चूना कौन सा कहलाता है, तो भाई मेरे याद रखना कि बुझा हुआ चूना हम लोग किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? तो घरों में पुताई के लिए करते हैं। ये चीज़ भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कली चूना का सूत्र है। आप कहेंगे CaO, बुझा हुआ चूना कहते हैं CaOH2। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अपघटन है, तो क्या अपघटन अभिक्रिया भी होती है? ऑब्वियसली सर, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन का मतलब हुआ टूटना। तो जब कोई बड़ा सा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करेगा तो वो क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है दो गुना विस्थापन। दो गुना नहीं होता है, इसको हम लोग द्वि विस्थापन कहते हैं, इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और आयनों के आदान प्रदान करने से आपका कौन सा रिएक्शन होता है? तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट है सर विस्थापन अभिक्रिया। आप सबों को पता है कि जब कोई आपका ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को पदार्थ से हटाकर उसका जगह ले लेता है, तब वैसी अभिक्रिया को आप सभी क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है Y गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2x गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है XX गुणसूत्र। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि पुरुष और स्त्री में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष और स्त्री में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पुरुष में X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में सिर्फ और सिर्फ X गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? तो सर X गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुष में X और Y दोनों पाया जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर 46। और अगर आपसे जोड़ा में पूछे तो आप क्या कहिएगा? सर 23 जोड़ा। क्या कहिएगा सर? 23 जोड़ा। ध्यान में रखिएगा 23 जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में भी होता है और 23 जोड़ा गुणसूत्र स्त्री में भी होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? आप सीधे कहेंगे कि सर पुरुषों में Y गुणसूत्र भी पाया जाता है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस दोनों का ही प्रतिपादन किसने करा था? तो सर इस दोनों का ही प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने करा था। किसने करा था सर? चार्ल्स डार्विन ने। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। हमेशा ध्यान में रखिएगा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये दोनों ही पुस्तक किसका है? तो सर चार्ल्स डार्विन का है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी है, तो आप सबों को मालूम है कि इन्होंने दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम दिया था। दूसरा आपका ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, नो डाउट, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सबों को मालूम है कि न्यूटन का आविष्कार कौन कौन सा है? पहला तो गति का नियम, दूसरा प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इन सब चीज़ के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने बताया। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है अरस्तु। आप कहेंगे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपके परिसंचरण तंत्र यानी कि संवहनी तंत्र के बारे में सही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है। आप सभी कहेंगे कि सर आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कर्पसेल्स होता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 115 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है सर? तो अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में होता है। तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही सही है। दूसरा ऑप्शन है कि यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। आप सबों को यह भी मालूम है कि आपके बॉडी में जो रक्त है वो आपके शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है? तो सर 7 से 8% होता है, यानी कि आपका दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। सर ऐसा नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं है कि कम दबाव पर वो तेजी से और झटके पे बहे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है सर? गलत है। और आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये भी सही है, यानी कि आपके इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है सर? बिल्कुल ही गलत है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। आपका ऑप्शन है लोहा, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है सर? तो आयोडीन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है सर? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या होता है सर थायरॉक्सिन हार्मोन का? तो ये आपके बॉडी के उपापचयी क्रिया को संतुलित करता है, साथ ही साथ हृदय और पाचन तंत्र को भी क्या करता है सर? संतुलित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आप कहेंगे आयोडीन आवश्यक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा ये थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कोबलोमीन को डैश भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोबलोमीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? साइनोकोबलोमीन कहते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नेम है? आप सभी याद रखना ये विटामिन B12 का क्या है सर? रासायनिक नेम है। ध्यान में आप ये भी रखना कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो सर अरक्तता रोग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? एनीमिया कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोबलोमीन को डैश भी कहा जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? विटामिन B12 भी कहा जाता है। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में आप ये भी रखिएगा ये जो विटामिन B12 है सर ये रक्त के उत्पत्ति में भी सहायक होता है। विटामिन B12 रक्त के उत्पत्ति में भी सहायक होता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में विटामिन डी भी दिया हुआ है, तो आप ये बताओ कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सर विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो सर रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है सर? रिकेट्स। आप कहेंगे कि हमारे ऑप्शन में विटामिन ए भी दिया हुआ है सर, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो गुरुजी रतौंधी होता है। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में विटामिन सी भी है, तो कोई डाउट नहीं है सर। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है सर? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो सर विटामिन सी के कमी से एस्कर्बी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एस्कर्बी रोग हो जाता है। करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पीछे के सेशन में भी बताया है, और अगर आपको याद है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं।
साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।